हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एल्गोर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ऐसा तजु हानशेंग की रेमिनेंट सोल और उसके बाकी बचे हुए ट्रायल्स की तलाश करते हुए फॉरबिडन टावर के अंदर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पे अपने कदम रखते हैं तो कुछ ज़ॉम्बी डॉल्स अचानक से वहां पे अवेकन होते हुए उनके ऊपर हमला कर देती हैं, जिसका मतलब था कि वहां पे उन लोगों से पहले भी कोई आ चुका था। जो जानकर ऐसा तजु वहां पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ वहां पे उन सभी ज़ॉम्बी डॉल्स को खत्म कर देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने आगे बढ़ने के लिए वहां पे अगले फ्लोर का रास्ता भी बना दिया था, जो कि यूनची बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने सभी डिसेबल्स के साथ मिलकर एक बहुत ही ज्यादा कमाल का प्लान बनाते हुए उनसे कहता है कि तुम में से 2 डिसेबल्स टैलेंट सेट के डिसेबल्स बनकर लू यांग के पास जाओ और उसे जाकर बताओ कि उसके टैलेंट सेट के टेरर वोल्ट को कोई लूटने की कोशिश कर रहा है, जबकि अपने बाकी की सभी डिसेबल्स को वो टैलेंट सेट के टेरर वोल्ट को लूटने के लिए भेज चुका था, जो कि बेचारे वहाँ पे चोरी कर पाते। उससे पहले ऐसे तजु के सभी डिसेबल्स उन्हें वहाँ पे पकड़ लेते हैं और सिर्फ दूसरी तरफ ऐसे तजु भी वहाँ पे उन दोनों फेक टैलेंट सेट के डिसेबल्स को पकड़ते हुए ना सिर्फ उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे एक वापस से आगे बढ़ने के लिए अगले फ्लोर का रास्ता भी बना दिया था। जिसके बाद यही से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मोटल टैलेंट सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसे तजु के सभी डिसेबल्स मिलकर यूनची के उस डिसेबल को टॉर्चर कर रहे थे। यूनची अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे आसमान से सीधे नीचे जमीन की तरफ फेंक देता है और नीचे की तरफ गिरते हुए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। उस डिसेबल की ये बात सुनकर लियू जियान वहाँ पे उसे नीचे जमीन के गिरने से पहले ही रोक लेता है, जो देखकर डोंग भी आगे बढ़कर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम लोग जो कोई भी हो पर अलग अलग लोकेशंस को ढूंढने में काफी ज्यादा माहिर दिखाई देते हो। जिस पे लियू जियान भी वहाँ पे आते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे एंटर करने से पहले हमारे टैलेंट सेट के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए था। हमारे टैलेंट सेट की एंट्रेंस गेट के ऊपर एक फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसे हमारे एंसेस्टर ने बनाया था, और जब भी कोई उस फॉर्मेशन को पार करता है तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। एंसेस्टर जो की लगाई हुई फॉर्मेशन के चलते तो यहाँ पे कोई चिड़िया भी पार नहीं मार सकती, और तुम हो के बेवकूफों की तरह पूरी की पूरी ग्रुप को लेकर यहाँ पे चले आए। क्या सोचा था तुम लोग चुपचाप यहाँ पे आकर चोरी करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। लियू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल अचानक से वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और पहले मुझे ये बताओ, क्या है तुम लोगों ने मेरे भाइयों के साथ क्या किया, कहाँ है वो सभी। उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंग भी वहाँ पे उस डिसेबल को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारते हुए कहता है, ऐसे घटिया भाइयों को भाई नहीं कहते बल्कि इन्हें क्राइम पार्टनर कहते हैं। वहीं डोंगमी का पंच उसे वहाँ पे इतना जोर से लगता है कि बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें टैलेंट सेट की रीजन प्लाजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिसेबल को लीना और फेंग ने पकड़ रखा था, क्योंकि उस डिसेबल के ऊपर लीना अपने नए पोजन को टेस्ट करना चाहती थी। इसलिए वो वहाँ पे एक्साइटेड होती हुई उस डिसेबल से कहती है, तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आए हो, मुझे अपनी नई पोजन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए किसी की जरूरत थी, और देखो तुम मेरे पास आ गए। और ये कहकर लीना अचानक से वहाँ पे गुस्सा होकर फेंग की तरफ देखते हुए कहती है, हालांकि तुमसे पहले भी मैंने कई सारे लोगों से कहा था कि वो मेरी इस नई टेक्निक को परफॉर्म करने में मेरी मदद करे, पर उन्होंने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया, पर शुक्र है तुम यहाँ पे आ गए। और ये कहकर लीना वहाँ पे अपनी नई पोजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक और स्पिरिचुअल स्नेक को वहाँ पे समन करती है, जिसे देखकर तो बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे घबराते हुए पीछे की तरफ होने लगा था। लेकिन लीना वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए अपने स्पिरिचुअल स्नेक बीस्ट को उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है, जो देखकर वो डिसेबल वहाँ पे घबराते हुए लीना से कहता है, सच सच बताओ मुझे, आखिर तुमने ये किस तरह के पोजन को मेरी बॉडी के अंदर डाला है। जिस पे लीना मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मैंने अपनी इस नई टेक्निक को मैरो सलीवा पॉइजन टेक्निक का नाम दिया है, जो कि किसी भी बॉडी के अंदर जाने के बाद हड्डियों के साथ खून की तरह मिल जाती है। तुम अपनी हालत के बारे में क्यों नहीं बताते, तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। लेकिन वो डिसेबल वहाँ पे लीना को कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस ऑरा निकलने लगा था, जिसमें बेचारे उस डिसेबल को वहाँ पे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था, जो देखकर फेंग वहाँ पे अपने मन ही मन में शुक्र अदा करते हुए कहता है, अच्छा वो मैं लीना के इस टेस्ट के लिए नहीं माना था। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि लीना की उस पॉइजनस ऑरा की वजह से उस डिसेबल की आंखें वहाँ पे पूरी तरह से पर्पल हो चुकी थी, और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी वहाँ पे पूरी तरह से बदल जाती है। वो बिल्कुल वहाँ पे लड़कियों की तरह बिहेव करते हुए लीना से कहता है, मास्टर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। उस डिसेबल की ऐसी हालत देखकर लीना वहाँ पे अपने पॉइजनस स्नेक को आदेश देते हुए कहती है, खबरदार अगर तुम इसके पास गई तो ऐसा न होना कि तुम इसके पास जाने के बाद इसी की तरह की हरकतें करने लगो, क्योंकि तुम तो पहले से ही इतनी ज्यादा शरारती हो, फिर और ज्यादा शरारती बन जाओगी। लीना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल भी वहाँ पे लीना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये वाकई बहुत ज्यादा शरारती है। जिस पे लीना भी मुस्कुराती हुई उससे कहती है, हाँ पता है मुझे। और ये कहकर वो वहाँ पे फेंग के सामने फ्लेक्स करते हुए कहती है, देखा तुमने मेरी इस नई टेक्निक का कमाल, अब मैं इसके इस्तेमाल करते हुए इससे कुछ भी पूछ सकती हूँ और ये मुझे हर चीज के बारे में बिल्कुल सच सच बताएगा। क्यों मेरे बच्चे, मैंने ठीक कहा ना। जिस पे वो डिसेबल भी एक वफादार डिसेबल की तरह हाँ मैं अपना सर हिलाने लगा था। खैर उसके बाद वहाँ पे एक बार फेस सीन चेंज होता है और हम लोगों के मोटल टैलेंट सेट के अल्केमी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन चोरों में से एक चोर डिसेबल को अल्केमी मास्टर ने वहाँ पे पकड़ रखा था अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इवन अल्केमी मास्टर ने तो उसे सीधा वहाँ पे फर्नेस के अंदर डाल दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने दोनों जूनियर
डिसेबल्स की मदद से वहाँ पे इस फर्नेस को एक्टिवेट करने की तैयारियां करने लगा था, जो देखकर वो डिसेबल वहाँ पे घबराकर चिल्लाते हुए कहने लगा था, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? आखिर तुम लोग मेरे साथ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अल्केमी मास्टर वहाँ पे खुद आगे बढ़कर उस फर्नेस को पकड़कर अपने दोनों डिसेबल से कहने लगा था, जल्दी करो, हमें जितनी जल्दी हो सके आग को भड़काना होगा, क्योंकि अब इसकी ट्रू की को निकालने के लिए मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। इसका ब्लडी ऑरा देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब मैं इसे रिफाइन करूंगा तो इसकी ट्रू की एनर्जी कितनी ज्यादा प्योर होगी, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग काफी सारी खास और पावरफुल पिल्स बना सकते हैं। अपने अल्केमी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके दोनों जूनियर डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत सारे एक्साइटेड हो गए थे और वो दोनों मिलकर वहाँ पे पूरी लकड़ियों को ढेर लाते हुए कहने लगे थे, मास्टर आप चिंता मत करो, मैं सारा सामान ले आया हूँ। अब ये देखकर वो चोर डिसेबल वहाँ पे एक बार फिर से घबराते हुए उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो जो इस तरह से मुझे जलाना चाहते हो? मैं तो बस अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे आया था, लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे ब्लड को रिफाइन करते हुए मेरी ट्रू की एनर्जी को बाहर निकाल लिया तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते उसका क्या अंजाम होगा। मैंने आज तक हजारों पिल्स खाई हैं और 100 से भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक्स के बारे में भी जानता हूँ, जिन्हें अगर तुम लोगों ने रिफाइन करने की कोशिश की तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे एक बहुत बड़े धमाके के साथ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम लोग गलती से भी मेरे ब्लड को रिफाइन करने के बारे में सोचना भी मत। और ये कहकर वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, मुझे उम्मीद है तुम लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होगे। उस चोर डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो जूनियर लड़की वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ हम लोग अच्छी तरह से समझ गए कि तुम्हारे खून को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए हम लोगों को 49 दिनों का समय लगने वाला है। उस जूनियर लड़की की ये बात सुनकर वो चोर डिसेबल वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन अब वो लोग उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे लकड़ियों के सारे ढेर को उस फर्नेस के नीचे डालना शुरू कर दिया था ताकि फर्नेस को एक्टिवेट किया जा सके। जो देखकर वो डिसेबल वहाँ पे घबराते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जितना चाहे मर्जी मुझे यहाँ पे टॉर्चर कर लो, लेकिन मैं अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं देने वाला। जिस पर अल्केमी मास्टर वहाँ पे एक चुटकी बजाते हुए अपनी ट्रू फ्लेम को समन कर लेता है और उसके बाद वो वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए चोर डिसेबल से कहता है, तुम्हारी हड्डियां तो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, मुझे लगता है इन्हें रिफाइन करने के लिए मुझे अपनी ट्रू हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहकर वो उसे वहाँ पे अपनी ट्रू हेमली फ्लेम दिखाते हुए कहता है, ये जब तुम्हारी बॉडी के अंदर जाते हुए तुम्हारी हड्डियों को पिघलाएगी तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितना ज्यादा दर्द होगा। अल्केमी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो चोर डिसेबल तो बेचारा डर के मारे वहाँ पे पीछे की तरफ हटने लगा था। खैर उसके बाद वहाँ पे एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे इमॉर्टल टायरनेट के गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन चोर डिसेबल्स के एक और साथी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसे वहाँ पे होश आता है तो वो अपना सर पकड़कर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये मैं कहाँ पे आ गया? और जब वो वहाँ पे खड़ा होकर अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे टायरनेट का कोई भी डिसेबल दिखाई नहीं देता। इसलिए वो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि जितना ज्यादा मैंने सोचा था ये टायरनेट के डिसेबल्स तो उससे भी ज्यादा चालाक निकले। लेकिन ये कहकर जैसे वो डिसेबल वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वो तो वहाँ पे बंधा हुआ है। इसलिए वो डिसेबल वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, छोड़ दो मुझे, क्यों पकड़ रखा है तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे? इसी दौरान हम लोग वहाँ पे पेड़ के ऊपर ओल्ड मास्टर और फिशमैन को देखते हैं, जो कि दोनों वहाँ पे आराम से बैठे हुए उसी चोर डिसेबल को ही देख रहे थे। तभी ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने चाय के कप को फिशमैन की तरफ बढ़ा देता है और साथ ही उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो कि हम लोगों ने इन चोरों को अलग अलग क्यों कर दिया? जिस पे फिशमैन भी अपने दिमाग के गोले बुलाकर वहाँ पे उस बुढ़ाऊ को जवाब देते हुए कहता है, ताकि हम लोग इन लोगों को अलग अलग इंटेरोगेट करते हुए इनसे सच उगलवा सके। और अगर इन सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया तो इसका मतलब होगा कि ये सभी लोग सच बोल रहे हैं। जबकि इस तरह नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो चोर डिसेबल वहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करवा के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर फिशरमैन वहाँ पे उस बुढ़ाऊ से कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ इसे इतना ही पूछना है कि इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? जिस पे वो बुढ़ाऊ अपनी जगह पे बैठकर एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए उससे कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस सबके साथ साथ हम लोगों को ये भी पता लगाना होगा कि आखिर इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड है कहाँ पे। मुझे पिछली बार लियूजिया ने एक ट्रिक सिखाई थी जिसका इस्तेमाल करके मैं कभी भी किसी का भी रूप ले सकता हूँ। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ अचानक से वहाँ पे उसी चोर डिसेबल के एक साथी का ही रूप ले लेता है और फिशमैन से कहता है कि अब ध्यान से देखो मैं कैसे इसे यहाँ पे बेवकूफ बनाता हूँ। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे सीधा जंप करते हुए सीधा उसी डिसेबल के पीछे चला जाता है और उसके पास जाकर वहाँ पे घबराते हुए उसे कहने लगा था, हे तुम पागलों की तरह यहाँ पे कहाँ भागे जा रहे हो? मेरे पीछे आओ, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। मैंने अच्छी तरह से आसपास देख लिया है, अभी के लिए यहाँ पे रास्ता साफ है, जल्दी चलो, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन वो पहले वाला डिसेबल वहाँ पे उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है, अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो टेरर बोल्ट का क्या होगा जिसे लूटने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे? तुम्हें पता है ना कि अगर हम लोग यहाँ से खाली हाथ गए तो मास्टर हमें जान से मार देंगे। तो मास्टर के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं यहीं पे रुककर उस टेरर बोल्ट को लूटने की कोशिश करूँ। जिस पे वो बड़ा वहाँ पे अपनी अगली चाल चलते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, हमारे मास्टर इस तरह के इंसान नहीं है। जिस पे वो पहले वाला चोर डिसेबल उससे कहता है कि तुम शायद हमारे मास्टर को अच्छी तरह से नहीं जानते, अगर उनका कोई भी डिसेबल उनके मिशन को पूरा नहीं करता तो वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। पिछली बार तुम भी तो हमारे साथ थे जब हमारे मास्टर ने हमारे साथी डिसेबल को जान से मारा था, वो भी बस इसलिए कि वो उनके एक छोटा सा काम करने में नाकाम हो गया था। यहाँ पे तो हम लोग एक पल के लिए फिर भी बच सकते हैं, लेकिन अपने मास्टर के हाथों से बच पाना इम्पॉसिबल। खैर
खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दोबारा वहाँ पे टेरवोल्ट वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ल्यूसियन ने अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल को अभी तक भी ऊपर हवा में लटका रखा था, जहाँ पे वो दोनों मिलकर उसे टॉर्चर करते हुए उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, जहाँ पे वो साथ ही साथ उसे धमकी देते हुए ये भी कह रहे थे कि अगर अगली बार तुमने गलत जवाब दिया या फिर कुछ भी नहीं कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं, जो कि वहाँ पे छोटे डिसेबल को पूरी तरह से अपने इल्यूजन के अंदर फंसाकर उससे सवाल करते हुए पूछती है इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। और सेम अल्केमी रूम के अंदर भी अल्केमी मास्टर वहाँ पे उस छोटे डिसेबल से सवाल करते हुए पूछता है मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर अभी तुमने अपने मास्टर के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं फर्नेस को जला दूंगा, जिसके बाद तो मेरे फाइन होने से यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। अल्केमी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था नहीं नहीं रुको, इसे जलाना मत, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा, पर प्लीज इस फर्नेस को जलाना मत। और ये कहकर वो वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम है मास्टर यूनची। और सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि चोरो डिसेबल्स ने एक साथ मिलकर वहाँ पे अपने अपने मास्टर का नाम बताया था, और वो भी बिल्कुल सही। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे स्पेस रूम्स वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनची रुककर अपने डिसेबल्स के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़े धमाके के साथ उसके तीनों जेट बॉल्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर यूनची को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हम देखते हैं कि गुस्से से वहाँ पे उसके हाथ खुद बहुत ही कसने लगे थे। लेकिन अचानक से वो वहाँ पे एक ईवल स्माइल करते हुए कहता है ज़ू यंग, मानना पड़ेगा तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो। हालांकि पहले वो वहाँ पे ईवल स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके फेस को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो ऐसा ज़ू यंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जिसके बाद वहाँ पे एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे फॉरबिडन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनची के भेजे हुए दोनों डिसेबल्स को मौत के घाट उतारने के बाद ऐसा तजू आगे जाने के लिए भी रास्ता बना चुके थे, जिस रास्ते को लेकर ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है उस कमीने यूनची ने आखिर अनचेंग की सोल को कहाँ पे छुपा रखा होगा। और ये कहकर ली चेंग वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे डूडू के साथ मिलकर नीचे की तरफ जंप लगा चुका था, जहाँ पे जैसे वो दोनों नीचे पहुंचते तो उन दोनों को वहाँ पे काफी सारे टेस्ट रखे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन दोनों को वहाँ पे से कोई भी मतलब नहीं था, उन दोनों को तो वहाँ पे बस अनचेंग की सोल चाहिए थी। इसलिए ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है वो यहाँ पे भी नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए नीचे जमीन पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके अटैक के साथ ही वहाँ पे एक और होल बन गया था, जो देखकर ली चेंग वहाँ पे डूडू के साथ मिलकर बिना कुछ सोचे अगले फ्लोर की तरफ निकल जाता है। वहीं उनके जाने के बाद में चूचू और हाउसियन भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे रखे हुए ड्रेस को देखकर मैं चूचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है ये सारे ड्रेस तो पिछले वाले से भी ज्यादा खास है। और ये कहकर मैं चूचू वहाँ पे एक बार फिर से अपने पिगी स्टोरी बैग को बाहर निकालकर सोल डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे ड्रेस को वहाँ पे एक बार फिर से उसके अंदर भरना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर अंदर वो की पूरे फ्लोर को खाली कर दिया था, जबकि हाउसियन वहाँ पे नीचे की तरफ ली चेंग को देख रहा था, जैसे नीचे वाले फ्लोर पे भी कुछ नहीं मिला था। इसलिए वो लगातार वहाँ पे नीचे वाले फ्लोर्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया जा रहा था। और इसी तरह से वो लगातार वहाँ पे आगे बढ़ते हुए 10 से भी ज्यादा फ्लोर्स को पार कर चुका था। वो जिस भी फ्लोर को पार करता मैं चूचू वहाँ पे पीछे से आकर अपने स्टोरी बैग का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे फ्लोर को खाली कर देती। लेकिन 16वें फ्लोर पे आने के बाद ली चेंग वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल होने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये फ्लोर खत्म क्यों नहीं हो रहे, एक के बाद एक नया फ्लोर आया जा रहा है। लेकिन अभी ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स भी वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ उसी फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद में चूचू को वहाँ पे किसी चीज का एहसास होता है। इसलिए वो जल्दी से अपनी डायरी को बाहर निकालकर उसके अंदर कुछ नोट करते हुए कहती है यहाँ पे फ्लोर के बाद फ्लोर आए जा रहे हैं, और ऊपर से हर एक फ्लोर ऑलमोस्ट एक ही तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के लिए ना सिर्फ ज़ॉम्बी डॉल्स को लगा रखा है, बल्कि उसी के साथ साथ यहाँ पे एक एंडलेस इल्यूजन भी मौजूद है, जिसके चलते हम लोग जितने चाहे मर्जी फ्लोर्स को पार कर लें, हम लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वाकई मानना पड़ेगा कि ये ट्रैप और ये इल्यूजन जिस किसी ने भी लगाया है वो काफी ज्यादा चालाक होगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से मिस चूचू के दिमाग में वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसके चलते मिस चूचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कितना ज्यादा कमाल का आइडिया है, अपने अगले टेर वर्ल्ड के अंदर मैं इन्हीं दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ताकि अगली बार कोई भी मेरे टेर वर्ल्ड को लूटने के बारे में सोच भी ना सके। जबकि वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे पूरी तरह से हार मानते हुए कहता है ये जगह तो एक इल्यूजन है, यहाँ पे एक के बाद एक फ्लोर आए जा रहे हैं, आखिर इस जगह पे टोटल कितने फ्लोर्स हैं। ली चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कैसे टजू वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं यहाँ पे इस फॉरबिडन टावर के अंदर 100 से भी ज्यादा फ्लोर्स मौजूद है। और ये कहकर ऐसे टजू वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सभी फ्लोर्स को पार करने लगे थे, जहाँ पे वो सभी फ्लोर्स को पार करते हुए सीधे यूनची की आंखों में जाके देखते हैं। जिस बात का एहसास जैसे ही वहाँ पे यूनची को होता है तो उसकी रूह वहाँ पे कांप उठती है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है क्या ये क्या हो गया, क्या वाकई ज़ू यंग मुझ तक पहुँच गया है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये कहकर वो वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है ज़ू यंग आखिर तुम क्या चाहते हो। जबकि वहीं फॉरबिडन टावर के अंदर हम देखते हैं कि टजू वहाँ पे अपनी कॉस्मिक एनर्जी को एक्टिवेट करके उसे वहाँ पे अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक फॉलिंग स्टार को बना दिया था, जिससे एंसेस्टर्स ऊपर हवा में उड़ाकर अपनी फॉलिंग स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे वाले सभी फ्लोर्स के ऊपर हमला करवा चुके थे। ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉरबिडन टावर के अंदर ही एक छोटी सी गैलेक्सी बन जाती है, जिसके अंदर से काफी सारे फॉलिंग स्टार्स बाहर निकलते हुए नीचे की तरफ जाने लगे थे। और जैसे जैसे वो वहाँ पे उन फ्लोर्स के साथ टकरा रहे थे वो सब कुछ वहाँ पे
तबाह करते जा रहे थे। और देखते ही देखते एसएसटजू की इस फॉलिंग स्टार टेक्निक की वजह से वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर फॉरबिडन टावर के 100 फ्लोर तक का रास्ता ओपन हो गया था, जो देखकर एसएसटजू सीधा वहाँ पे जंप करते हुए 100 फ्लोर के ऊपर ही आ जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे नीचे जमीन से टकराने से पहले अपनी स्पेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 1 इंच ऊपर ही रुक जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए बहुत ही कूल तरीके की लैंडिंग करते हैं, वो भी बढ़ने को रोके बगैर। खैर एसएसटजू के पीछे पीछे हम देखते हैं कि मिस निंगयू और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एक करके आने लगे थे। और जैसे वो सभी लोग वहाँ पे 100 फ्लोर के ऊपर आते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे अपने सामने कुछ पुराने से ट्रेस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मिस चूचू वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े तुलाते हुए कहती है, तो क्या ये हैं वो सारे ट्रेस जिनके बारे में सीनियर हनचेंग कह रहे थे। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डूडू वहाँ पे आके बढ़कर उन ट्रेस को वहाँ पे सूंघते हुए हाँ मैं अपना सर हिलाने लगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक बाल को अपने पास बुला लेता है, जिसे देखकर ली चेंग वहाँ पे उदास होते हुए कहते हैं कि ये बाल मुझे याद है कि हमारे एक सीनियर डिसेबल ने हनचेंग को गिफ्ट के तौर पर दी थी। यकीन नहीं होता कि हनचेंग ने आज तक इसे संभाल रखा है। लेकिन ये कहकर जैसे ली चेंग उसे वहाँ पे छूने की कोशिश करता है तो वो बाल वहाँ पे राख में बदल जाती है। और इस बीच हम देखते हैं कि जैसे निंगयू भी वहाँ पे एक टायर को छूने की कोशिश करती है तो वो भी वहाँ पे राख में बदल जाता है, जो देखकर निंगयू वहाँ पे एसएसटजू की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, एंसेस्टर क्या वाकई ये सारे टायर्स हनचेंग के हैं। लेकिन एसएसटजू उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि हनचेंग के सारे टायर्स वहाँ पे राख में बदलना शुरू हो गए थे, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन पहले आम लोगों को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एसएसटजू वहाँ पे सब कुछ समझ चुके थे। एसएसटजू की नजर वहाँ पे पड़े हुए एक बड़े से पत्थर के ऊपर पड़ती है, जिससे एसएसटजू वहाँ पे कोल लोग के साथ दिखने लगे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा था, मुझे तो यहाँ पे भी हनचेंग की कोई सोल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एसएसटजू वहाँ पे ली चेंग को कोई भी जवाब देने की बजाय सीधा अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे इस बड़े से पत्थर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो बड़ा सा पत्थर अचानक से ऊपर हवा में उठते हुए क्रैक होने लगा था। और देखते ही देखते एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो पत्थर वहाँ पे पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, जिसके अंदर से वहाँ पे एक फॉरबिडन केज निकल कर बाहर आता है। और उसी फॉरबिडन केज के अंदर ट्रैप थी हनचेंग की सोल, जिसे देखकर ली चेंग वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ता है। लेकिन उस सोल को देखकर अभी तक भी उसे वहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा था कि वाकई ये हनचेंग की सोल है या फिर कुछ और है। लेकिन उस सोल को देखकर डूडू ने अचानक से वहाँ पे चलाना शुरू कर दिया था, जैसा कि वो वहाँ पे ली चेंग को बताना चाह रहा हो कि ये उसकी मास्टर के ही सोल का टुकड़ा है। जबकि उस फॉरबिडन केज को देखकर मिस निंगयू वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, यकीन नहीं हो रहा हनचेंग की सोल को यहाँ पे इस तरह से ट्रैप करके रखा गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बीते इन सालों में हनचेंग की सोल ने कितना दर्द सहा होगा। जबकि मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सामने की तरफ ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, उसे उनसे की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर जैसे ली चेंग वहाँ पे अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉरबिडन केज के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका अटैक वहाँ पे उस फॉरबिडन केज के साथ टकराती खुद ब खुद ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या बला है, इसे मैं ओपन कैसे करूँ। जिस पे बनने को आगे बढ़कर उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, इतने ज्यादा जज्बाती मत बनो, एसएसटजू जब तक यहाँ पे है हनचेंग की सोल को कुछ भी नहीं होगा। बनने को की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉरबिडन केज को वहाँ पे अपने पास बुला चुके थे, जिससे जैसे एसएसटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टच करते हैं तो अचानक से वो फॉरबिडन केज वहाँ पे काफी तेज एनर्जी के साथ ग्लो करने लगा था, जो देखकर एसएसटजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे ऊपर हवा में उठा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन केज वहाँ पे सीधा उस फॉरबिडन टावर को चीरता हुआ ऊपर आसमान में चला गया था। जो कि जैसे ही ऊपर आसमान में जाता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे ऊपर आसमान में हनचेंग की सोल में हलचल होने लगी थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो फॉरबिडन केज खुद ब खुद ही वहाँ पे गायब होने लगा था। और जैसे वो फॉरबिडन केज वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो जाता है तो हनचेंग का सोल ऑर्ब और भी तेजी के साथ ग्लो करने लगा था। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ ऊपर हवा में आ चुके थे। और डूडू वहाँ पे एक बार फिर से अपने मास्टर के सोल ऑर्ब को चमकते हुए देखकर खुशी के मारे उछलते हुए रोर करने लगा था। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे हनचेंग के सोल जेट पेंडेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर तो वो सोल ऑर्ब वहाँ पे और भी तेजी के साथ चमकने लगा था। जो देखकर एसएसटजू भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी एक फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस जेट सोल पेंडेंट और हनचेंग के सोल ऑर्ब दोनों को वहाँ पे आपस में मर्ज करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास की सारी एनर्जी भी वहाँ पे इकट्ठा होते हुए हनचेंग का रूप लेना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर हनचेंग की सोल वहाँ पे पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अभी भी ये बस उसकी एक सोल थी, जो कि उड़ते हुए सीधे वहाँ पे एसएसटजू के सामने पहुंच जाती है। जो देखकर एसएसटजू वहाँ पे अपनी सोल रीइंकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल एनर्जी के एक छोटे से टुकड़े को उसके सोल सीरियलम के अंदर डालते हुए कोल्टून में कहते हैं, अवेकन दी सोल बॉडी। ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक साथ दो चीजें होती है। पहला तो हनचेंग की बॉडी में जो क्रैक्स मौजूद थे वो सारे के सारे भरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, उसकी सोल बॉडी अचानक से वहाँ पे फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई थी। और देखते ही देखते हनचेंग वहाँ पे पूरी तरह से रीइंकार्नेट होते हुए एसएसटजू के सामने खड़ा था। अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि एसएसटजू ने हनचेंग को एक बार फिर से पूरी तरह से रीइंकार्नेट कर दिया था। यानी कि एसएसटजू ने वहाँ पे अपनी सोल रीइंकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ऑलरेडी एक मर चुके इंसान को दोबारा से जिंदा कर दिया था। और गाइस
गाइस आप जानना चाहते थे ना कि हेवन एसेटजू से नफरत क्यों करता है, तो एसेटजू की ये एबिलिटी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन जब इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक आप एसेटजू को और ज्यादा पावरफुल बनते हुए देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको एसेटजू की कौन सी पावर सबसे ज्यादा पसंद है। खैर जैसे एसेटजू वहाँ पे अपनी सोल इनकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हानचेंग को वहाँ पे दोबारा जिंदा करते हैं, तो वहाँ पे सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे थे। सबसे ज्यादा इमोशनल तो वहाँ पे लीचेंग दिखाई दे रहा था। खैर जैसे वहाँ पे हानचेंग अपनी आंखें खोलते हैं तो डूडू वहाँ पे जंप करता हुआ सीधा हानचेंग की गोद में चला जाता है, जिसे वो वहाँ पे प्यार करते भी उसकी फेस को चाटने लगा था, जो देखकर तो सभी लोग वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। तभी इस दौरान हम देखते हैं कि लीचेंग भी वहाँ पे आगे बढ़कर खुश होते हुए हानचेंग से कहता है, तो फाइनली अब तुम पूरी तरह से वापस आ चुके हो मेरे भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हें दोबारा जिंदा देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। जिसपे हानचेंग मुस्कुराते हुए खुद ही वहाँ पे इमोशनल हो जाता है और वो सीधा वहाँ पे एसेटजू की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ये सब कुछ तो एसेटजू यांग की वजह से हुआ है। और ये कहते कहते हानचेंग वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट भरी नजरों से एसेटजू की तरफ देखने लगा था, जो देखकर एसेटजू भी वहाँ पे मुस्कुरा देते हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।